नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा दूसरा चैप्टर जो कि है द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये टॉपिक शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले द्रव्य क्या होते हैं हम ये देख लेते हैं। तो द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान एवं भार होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। पदार्थ एक विशेष प्रकार के द्रव्य होते हैं, इनमें विशिष्ट संगठन एवं विशिष्ट गुण होते हैं। ठीक है, तो द्रव्य के बारे में अगर सिंपली हमें डिफिनीशन समझनी है तो द्रव्य की डिफिनीशन यही है कि यह स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान और भार होता है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से संगठन और विशिष्ट गुण होते हैं। तो द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है जो सदा गतिमान अवस्था में रहते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये? गतिमान अवस्था में रहते हैं। द्रव्य के कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है। ठीक है, उसको हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस या अंतःकणीय अंतराण्विक स्थल कहते हैं, अंतराण्विक स्पेस कहते हैं ना। तो द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये इतने इसमें कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब देखते हैं द्रव्य की अवस्थाएं। तो द्रव्य की अवस्थाएं मेनली 3 प्रकार की होती है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। तो ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट क्या होता है? यह द्रव्य की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट कहलाती है। इस अवस्था में बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, उदाहरण ईंट, पत्थर, लकड़ी, बर्फ आदि। फिर है द्रव अवस्था। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, इसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा, परंतु इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। द्रव अवस्था को लिक्विड स्टेट कहते हैं। द्रवों में श्यानता होती है जिसे विस्कोसिटी बोलते हैं। इसमें उदाहरण होता है जल, दूध, तेल आदि। फिर है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैसीय अवस्था गैसियस स्टेट कहलाती है। इसमें उदाहरण है हवा, हाइड्रोजन आदि। इस अवस्था में द्रव्य के कणों के मध्य आकर्षण बल क्षीण होता है तथा दूर दूर स्थित होते हैं, जिस कारण ये अनियमित रूप से गति करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आकर्षण बल कैसा होता है? क्षीण होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। ये निरंतर एक दूसरे से हम पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं। पात्र की दीवारों पर गैस द्वारा लगाया गया दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल में स्थित गैस के कणों के कारण होता है। किसी ठोस के लिए गैस के विसरण की दर उच्च एवं निम्न होती है। अब देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा भी एक अवस्था होती है। मेनली हम लोग 3 अवस्थाएं देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन एक और अवस्था होती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। यह द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है ना। तो ध्यान रखना है कि द्रव्य की चौथी अवस्था भी होती है प्लाज्मा। यह द्रव्य की चौथी अवस्था है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। ठीक, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत हो जाते हैं या इनके कण आवेशित हो जाते हैं। कण के आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर एक चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये तैयार कैसा होता है कि कण जब आवेशित होंगे तो ट्यूब के अंदर, बल्ब के अंदर एक चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। तो गैस की प्रकृति के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। अब देखते हैं अगली चीज जो कि है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यह क्या होती है? द्रव्य की पांचवी अवस्था है ना। 4 अवस्था हम लोगों ने देख लिया, 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सामान्य वायु के घनत्व के 1/100वें जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर यह BEC मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में परिवर्तित हो जाता है। अब देखते हैं द्रव्य की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन। तो द्रव की अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। इनके तापमान में परिवर्तन करके एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि पूरा कन्वर्जन इसमें दिखाया गया है। जैसे द्रव से जैसे कोई ठोस है तो ठोस में संगलन होगा तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और द्रव्य में संघनन होगा तो ये गैस में होगा, और गैस में ऊर्ध्वपातन होगा तो ये ठोस में आ जाएगा, है ना। उल्टा भी हमें याद रहना चाहिए कि ठोस में ऊर्ध्वपातन होगा तो ये गैस में बदलेगा, फिर उसमें वाष्पीकरण होगा, है ना। तो ये द्रव, है ना। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस जो है चलती जाएगी। अब देखते हैं द्रव्य पर ताप परिवर्तन का प्रभाव, कि कोई भी द्रव्य है तो उस पर ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अब चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं ये भी। तो ठोस के ताप को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण जो होते हैं वो अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा
कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी एक डिफिनीशन तैयार हो गई कि जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वो क्या कहलाता है, उसका गलनांक कहलाता है। गलनांक अशुद्धि की उपस्थिति में घट जाता है ना। अशुद्धि की उपस्थिति में क्या होगा, ये घट जाएगा। बर्फ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ये हमने पढ़ा था बचपन में, ये होता है 273.16 केल्विन। तापमान का अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस 273.16 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन को मानते हैं। गलनांक बिंदु पर ठोस का द्रव अवस्था में रूपांतरण संगलन कहलाता है। तो एक और डिफिनीशन यहाँ पे तैयार हो रही है, संगलन क्या होता है। तो गलनांक बिंदु पर ठोस का द्रव अवस्था में रूपांतरण संगलन कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ये भी एक डिफिनेशन है कि संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की जरूरत होगी वही उसकी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। इसके बाद है क्वथनांक, जिसे बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या बोलते हैं, उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में निकालना भी आना चाहिए। जब हम इसको 273 + 100 कर देंगे तो ये 373 केल्विन हो जाएगा। अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है। द्रव के वाष्प गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पीकरण या क्वथन कहलाती है। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव्य के ताप में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यह एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र ताप तेज हवा में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है तथा आर्द्रता की उपस्थिति में घट जाती है। ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 लीटर जल के क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तन में आवश्यक होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वह प्रक्रम जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये एक डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन क्या होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि वह प्रक्रम जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना, मतलब द्रव में नहीं परिवर्तित होता, वो सीधे गैस में आ जाता है और उस गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाना ही क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। वह पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में भाग लेता है ऊर्ध्वपातज कहलाता है। जैसे नैफ्थलीन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, है ना। नैफ्थलीन बॉल आप लोगों ने घरों में देखी होगी। ये सीधे क्या होता है, ठोस होता है और सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे बेंजोइक एसिड भी होता है। फिर है 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर भाप अर्थात वाष्प कणों में उसी ताप पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप कणों द्वारा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है। अब देखते हैं दाब का प्रभाव। किसी गैस पर दाब बढ़ाने पर उसके कणों के मध्य अंतःकणीय दूरी कम हो जाती है तथा कण पास आ जाते हैं एवं इस प्रकार वह द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। दाब बढ़ाकर एवं ताप कम करके गैस को द्रवित किया जा सकता है। तो ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि हम कैसे गैस को द्रवित कर सकते हैं। तो दाब को जब हम बढ़ाएंगे और उसका ताप जब हम कम कर देंगे तो उसको हम द्रवित कर लेंगे। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 वायुमंडल एटीएम हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ये शुष्क बर्फ जो है हमने देखी है कई जगह, है ना। ये आग बुझाने के काम आती है। फिर है वायुमंडल एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक पता होना चाहिए कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना पास्कल होता है ये पता होना चाहिए, है ना। ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना पास्कल होता है। तो ये होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है
है ना। वायुमंडलीय दाब क्या होता है कि वायुमंडल में जो वायु का दाब होता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक वायुमंडल होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया पूरा का पूरा द्रव्य की अवस्थाएं, है ना। वो द्रव्य की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन, द्रव्य तथा दाब परिवर्तन का प्रभाव, ये सारे हमने प्रभाव देख लिए और हमने दाब का प्रभाव भी देख लिया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड में जो बेल आइकॉन दी गई है उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।